मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस मिलेंगी जिसमें सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विविधता की समझ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें, हम टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर के चलेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को पूरा पाठ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। पाठ आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम टू द पॉइंट को चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ सिलेक्शन लेने आए हैं, ठीक है। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन वहाँ से होता है जब आप रिलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम टू द पॉइंट को चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, विविधता की समझ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। चलिए प्रारंभ करते हैं। विविधता, जैसे कि आप जानते हैं, विभिन्न विभिन्न लोगों का खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि, ठीक है। ये सारी ही जो विभिन्नताएं हैं ये विविधता के पहलू हैं, ठीक है। देखिए, विविधता और गैर बराबरी, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। विविधता यानी कि जो मैंने बताया वो खान पान सबका अलग अलग है, अलग ढंग है, पहनावा अलग अलग है, ठीक है, धर्म, भाषा, ठीक है, सबके अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहीं आप गैर बराबरी का मतलब निकालेंगे तो गैर बराबरी क्या होती है? ये कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ज़मीन है, ठीक है, या पैसे या संसाधन जो दूसरे के पास है वो पहले के पास नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, ठीक है। ये असमानता की कैटेगरी में आएगा, ना कि विविधता की कैटेगरी में, ठीक है। तो विविधता और गैर बराबरी अर्थात असमानता, इन दोनों का सूक्ष्म अंतर आपको पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक जानकारी मैंने दी आपको, ठीक है। समय नष्ट ना करते हुए हम आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ कपड़ों की बात हो रही है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, कपड़े कौन से कपड़े? फनेक। कपड़े का नाम क्या है? वस्त्र का नाम क्या है? फनेक। क्या नाम है? फनेक। क्या नाम है? फनेक। और ये कहाँ पर पहना जाता है? मणिपुर में। मणिपुर का परंपरागत वस्त्र है ये, ठीक है। और इसको कौन धारण करती हैं? औरतें। ये तीनों फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा जो फनेक है वो क्या है? कपड़े हैं, ठीक है, या भोज्य पदार्थ है, या त्यौहार है, उत्सव है, क्या है? तो आपको ध्यान होना चाहिए जो फनेक है वो क्या है? वो वस्त्र हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर फेमस है? मणिपुर में। मणिपुर में औरतें इनको धारण करती हैं, इन वस्त्रों को, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे अगर मैं चलूँ तो आप देख सकते हैं नीचे अभिवादन करना, अर्थात अभिवादन करने का एक तरीका है, क्या है? जोहार। जोहार क्या है? अभिवादन करने का एक तरीका है जो कि झारखंड में बहुत फेमस है। कहाँ फेमस है? झारखंड में। कहाँ फेमस है? झारखंड में, ठीक है। ठीक, दो फैक्ट बता दिए मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है। आपका सीधा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जोहार क्या है आपको बताना है, अभिवादन करने का तरीका है ये, ठीक है। जैसे हम नमस्कार करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जोहार जो है झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है। ये अभिवादन करने का तरीका है, आदिवासियों का एक दूसरे से अभिवादन करने का तरीका है। दो फैक्ट हुए यहाँ पर, आगे चलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है यहाँ पर। यह देखिए, यहाँ लद्दाख की बात की गई है, ठीक है, जो अपने आप में एक पहाड़ी नगरी है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। अब आप बोलेंगे रेगिस्तानी इलाका कैसे अभी पहाड़ों में बसा है? ठीक है, रेगिस्तानी इलाका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। इसको ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ इतनी खेती नहीं होती है, ठीक है। जिस हिसाब से जहाँ अगर आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान का जो क्या नाम है, थार मरुस्थल है आपका, ठीक है, वहाँ भी पूरी रेगिस्तान है, रेत है,
ठीक है, वहाँ भी इतनी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है, ऐसा ही लद्दाख में भी रेगिस्तान है, लेकिन वो रेगिस्तान बर्फ़ का है। ठीक है ना, वहाँ भी इतनी फसलें नहीं उगती, इसलिए इसको रेगिस्तान कहा गया है, रेगिस्तान इलाका। ठीक, यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, मेन फैक्ट देखिए यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। क्या मिलता है? पश्मीना ऊन। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ठीक है, बहुत कीमती होती है ये। ठीक है, और आपको ये बात बता दूं मैं, पूरे इंडिया में जो पश्मीना शॉल है वो यहीं पर बनती है। ठीक है, क्योंकि पश्मीना शॉल जो बनती है वो पश्मीना ऊन से मिलती है, और पश्मीना ऊन एक खास प्रकार की खास किस्म की बकरी से ही मिलती है, जो कि पहाड़ों में ही मिलती है वो। ठीक है, और वो लद्दाख के पहाड़ों में ही मिलेगी आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को भेज देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए भेड़ें कहाँ पे पाली जाती हैं, बकरियाँ कहाँ पे पाली जाती हैं? लद्दाख में। ठीक है, लेकिन ऊन को इकट्ठा करके ये कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। अगर पश्मीना शॉल का क्वेश्चन आता है कि यहाँ ये कहाँ पे तैयार होती हैं, तो ये कश्मीर में तैयार होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, ठीक है, चीज़ क्या होता है? एक खास तरह का छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होती है। किसकी बात हो रही है? ये लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बोल भी रहा है, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं, मतलब कि व्यापारी यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। आपको पता है तिब्बत को लेकर के चाइना और तिब्बत के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, आगे चलेंगे। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। ठीक है, तिब्बत ध्यान रखना है आपको भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को। किसको कहते हैं? लद्दाख को। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत, याद रखिएगा। चलिए, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। पता ही आपको। आगे चलेंगे। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, ग्रंथ कहाँ का है? तिब्बत का। ठीक है, और तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। कहाँ प्रचलित है? लद्दाख में। क्लियर है? उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। क्या खेलते हैं? नाटक। कौन कौन गाते हैं? मुसलमान और बौद्ध दोनों ही। ठीक है, केसर सागा आपको याद रखना क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, कहाँ का है? तिब्बत का है। क्लियर? चलिए, अभी हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे केरल के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे, केरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। केरल देखिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। क्लियर है? देखिए रहे आप, केरल साउथ में है। नीचे देखेंगे, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, क्या मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है केरल में क्या क्या उगाया जाता है। ठीक है, केरल में क्या क्या उगाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? काली मिर्च, लौंग, इलायची। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये तीन चीज़ें उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक
बना है। ठीक, आपको ऑप्शन दे देगा, ये लिख देगा काली मिर्च, लौंग और इलायची कहाँ पर उगाए जाते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको तमिलनाडु, ठीक है, केरल, लद्दाख, कश्मीर। क्या चुनना है आपको? केरल। क्या चुनना है? केरल। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाएगा यहूदी और व्यापारी, ठीक है, सॉरी, यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, कौन? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर ये। ठीक है, सर थॉमस, ठीक है, इन्हीं को ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये ईसा मसीह के धर्मदूत कहे जाते हैं, सर संत थॉमस। क्या? संत थॉमस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इब्न बतूता, आपको पता है इब्न बतूता इतिहासकार हैं। ठीक है, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, एक यात्री भी है प्रसिद्ध। ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, इन्होंने अपने लिखा है भाई। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा के बारे में आपने पता ही होगा आपको, वास्को डी गामा के बारे में यहाँ जानेंगे आगे। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले आपको पता है वास्को डी गामा ही भारत जो है आए थे, समुद्री रास्ते से भारत को उन्होंने खोजा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1498 में, ठीक है, 1498 में। कमेंट कीजिएगा अगर कुछ लगे आपको कि ये गलत है या सही है, जो भी है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाईलाइटेड कंटेंट देखेंगे बस। चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला। क्यों कहते हैं चीना वाला? क्यों? क्योंकि ये चीनी जालों से मिलते हैं। और ये चीना वाला क्या है? मछली पकड़ने के लिए जाल है, जो जाल बिछाते हैं ना, वो है ये चीना वाला। तो नाम याद कर लेना आपको, फैक्ट है ये। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है, चीना वाला दे देगा आपको, पूछेगा क्या है ये चीना वाला। ठीक है, एक खूबसूरत दृश्य है चीना वाला, या बहुत मीठी मिठाई है चीना वाला। ठीक है, आप नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे उस समय, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे नहीं, ये मछली पकड़ने का जाल है। क्लियर है? आगे देखिए, तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। ठीक है, और ये क्या है? बर्तन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। ठीक है, चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो केरल के लोग क्या क्या खाते हैं? 3 चीज़ें, मछली, सब्जी और चावल मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट है जो हमने किए। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, ये आखिरी फैक्ट और बच गया है, इसको कर लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। आपका क्वेश्चन सीधा बनेगा, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन दे देगा आपको, महात्मा गांधी। आधे बच्चों तो महात्मा गांधी लगा देंगे, अनेकता में एकता भाई महात्मा गांधी। ठीक है, नहीं, नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। आगे चलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका भी याद रखिएगा। ठीक है, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और आगे शेयर करें, और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।